हेलो एवरीवन। सो हम जो है नेक्स्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज रमन स्पेक्ट्रा। सो व्हाट इज रमन स्पेक्ट्रा? सो कोई भी व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ visible or UV light is passed through some medium which can be liquid, which can be gas or some crystal। ठीक है, तो जब कोई UV और visible light when it is passed through this medium, a small fraction of light, जो लाइट है it is scattered in all directions। ठीक है, सो अगर आप इसके स्पेक्ट्रम को स्टडी करोगे, आप जब इसके स्पेक्ट्रम को स्टडी करोगे यू विल फाइंड आउट कि आपके पास एक जो है वो ऐसी लाइन प्रोड्यूस हुई, सेंटर में एक ऐसी लाइन प्रोड्यूस हुई हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइन, सेम फ्रीक्वेंसी एज इंसिडेंट लाइट। और ये जो लाइन है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है इंसिडेंट लाइट के, इसे हम बोलते हैं रेले लाइन, RAYLEIGH, रेले लाइन। इसके अलावा ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन दिखी जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इस लाइन के अलावा आपको जो है ऑब्जर्व होती हैं सम वीक लाइंस हैविंग चेंज्ड फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा आपको एडिशनल लाइंस जो है ऑब्जर्व होंगी इसके दोनों साइड, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होती है, और इन लाइंस को हम बोलते हैं रमन लाइंस। और ये जो दोनों लाइंस है दे अकर सिमेट्रिकली ऑन दी बोथ साइड्स। ठीक है, सो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं स्पेक्ट्रम को, आपके पास एक मिडल में क्या प्रोड्यूस हुई, मिडल में आपके पास एक एक्साइटिंग लाइन प्रोड्यूस हुई जिसे आपने क्या कहा, रेले लाइन। एक जो लोअर फ्रीक्वेंसी की साइड प्रोड्यूस हुई, लोअर फ्रीक्वेंसी की साइड प्रोड्यूस होती है स्टोक्स लाइन, और हायर फ्रीक्वेंसी की साइड प्रोड्यूस होती है 3 4 5 1 2 3 4 5, लोअर फ्रीक्वेंसी की साइड प्रोड्यूस होती है एंटी स्टोक्स लाइन। दिस इज स्टोक्स लाइन और दिस इज एंटी स्टोक्स लाइन। मैंने एंटी स्टोक्स लाइन को स्मॉलर बनाया है स्टोक्स लाइन से, क्योंकि एंटी स्टोक्स लाइन जो है वो उसकी इंटेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू दी स्टोक्स लाइन। सो इस तरह के स्पेक्ट्रम को जब यूवी या विजिबल लाइट किसी मीडियम से पास करके इस तरह का स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करे, इस फिनोमिना को मैं बोलता हूं रमन इफेक्ट। क्लियर? और जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है ये सेम है, सिमिलर फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस पे ही स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन प्रोड्यूस होती हैं। जो ये रमन इफेक्ट है, रमन इफेक्ट जो है इट इज लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब है मैं चाहे लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ भी बदल दूं, कोई भी लाइट ले लूं, यूवी ले लूं, विजिबल ले लूं, या लाइट की फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर दूं, मेरा स्पेक्ट्रम सेम रहेगा। बट इट इज मटेरियल या फिर मीडियम डिपेंडेंट। अगर मैं मीडियम को चेंज कर दूंगा देन ऑफ कोर्स जो ये डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस वो चेंज हो जाएगा। सो लो रेजोल्यूशन में जो है हमारे पास कुछ इस तरह का जो है रमन इफेक्ट, रमन स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, जिसमें आपके पास एक स्टोक लाइन है और एक एंटी स्टोक्स रमन लाइन है, जिसका सेम वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा न्यू विद रिस्पेक्ट टू दी एक्साइटिंग लाइन। जो ये स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं हम, जिसमें आपके पास एक एक्साइटिंग लाइन आई, स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन आई। इस स्पेक्ट्रम को मैं बोलता हूं वाइब्रेशनल
रमन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम है। और जो रमन डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा न्यू, इट एग्रीज एग्जैक्टली, जो रमन डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा न्यू, इट एग्रीज एग्जैक्टली विद वेव नंबर ऑफ, जो आपका मेन वाइब्रेशनल रोटेशनल एब्जॉर्प्शन बैंड बनता है उसके साथ मैच करती है ये बिल्कुल, ठीक है। सो ये तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम बन गया। लेकिन अगर मैं इसी स्पेक्ट्रम को हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगा ना, हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में अगर मैं इसे चेक करूंगा, आई विल नोटिस इस एक्साइटिंग लाइन के दोनों साइड इक्विडिस्टेंट स्मॉल डिस्टेंस पे दोनों साइड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। सिमिलरली इधर भी अगर मैं हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में देखूंगा, आई विल ऑब्जर्व सम एक्स्ट्रा लाइंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस लाइंस, और इसको मैं बोलता हूं, जो ये नई लाइंस प्रोड्यूस हुई है, इसे बोलता हूं प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। सो यू कैन नोटिस कि आपके पास वही वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, वाइब्रेशनल लेवल्स के हर वाइब्रेशन लेवल के साथ जो है एग्जिस्टिंग रोटेशनल लेवल एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने मॉलिक्यूल एज वाइब्रेटिंग रोटेटर में डिस्कस किया था कि आपके वाइब्रेशनल लेवल है और हर वाइब्रेशन लेवल के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, रोटेशनल लेवल्स, और आपकी जो ट्रांजिशन है वो रोटेशनल लेवल्स में होती हैं। तो सिमिलरली रमन स्पेक्ट्रम में भी सिमिलर चीज एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट इज हाउ टू स्टडी एक्सपेरिमेंटली रमन इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू स्टडी रमन स्पेक्ट्रम। सो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या है, हम एक रमन ट्यूब ले लेते हैं, जिसकी एक एंड जो है वो हॉर्न साइड, हॉर्न की शेप का है, और वो जो है मैंने ब्लैकन किया हुआ है ताकि जो है जो भी लाइट प्रोड्यूस होगी वो यहां से टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। ये है रमन ट्यूब जिसे मैं टी से डिनोट कर रहा हूं, और ये इसकी विंडो है, ठीक है। फिर इसके अलावा मेरे पास मेरे पास जो है देयर इज एनुलर जैकेट, जिसे मैं डिनोट करता हूं जे से, जिससे जो है आपकी जो लाइट है, फ्लैश ऑफ लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी रमन ट्यूब में, ठीक है। इसके अलावा जो लैंप है मेरे, वो ये रहे मर्करी लैंप्स। सो मर्करी लाइट जो है आप पास करोगे थ्रू रमन ट्यूब, और रमन ट्यूब में जो है कुछ मीडियम है, ठीक है। आप लेजर सोर्स भी यूज कर सकते हो, मर्करी डिस्चार्ज लैंप भी यूज कर सकते हो। वी हैव मर्करी डिस्चार्ज लैंप एल। जो रमन ट्यूब है, रमन ट्यूब में हम लिक्विड फिल करते हैं, और इसमें जो है एक साइड थिन वॉल्ड ग्लास है 15 सेंटीमीटर का, एक एंड जो है क्लोज्ड है फॉर विद ब्लैक कलर। आपने इसमें जो लिक्विड फिल कर दिया, क्लियर। और इसके अलावा आप जो है इसके दोनों साइड रिफ्लेक्टर लगा देते हो, ताकि आपकी सारी लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक होके कहां जाए, सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके स्पेक्ट्रोग्राफ पे जाए। This is spectrograph.
सो जो स्कैटर्ड लाइट है, फर्स्ट इट विल पास थ्रू द विंडो ऑफ रमन ट्यूब, देन इट इज फोकस्ड ऑन द स्लिट ऑफ स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। और स्पेक्ट्रोग्राफ जो है कैन बी यूज्ड एज ए रिकॉर्डर इंस्टेड ऑफ स्पेक्ट्रोग्राफ। सो जो लिक्विड के केस में रमन स्पेक्ट्रम है वो वीक रमन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, जबकि सॉरी लिक्विड के केस में नहीं, गैसेस के केस में, देन लिक्विड के केस में रमन स्पेक्ट्रम जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रमन स्पेक्ट्रम जो है वो प्रोड्यूस होता है। क्लियर। सो इस वजह से हम इसे एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मुझे जो है इसे रमन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना है। सो इसकी एक्सप्लेनेशन दोनों तरह से पॉसिबल है, क्लासिकली भी और क्वांटम मैकेनिकली भी। तो सबसे पहले हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे रमन इफेक्ट की। सो हमें पता है कि जब भी कोई एक बीम ऑफ मॉलिक्यूल, लेट्स से विजिबल या फिर यूवी लाइट किसी भी मॉलिक्यूल पे फॉल करेगी, अब इस यूवी लाइट में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी जो रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस कर देगी, ठीक है। सो मॉलिक्यूल विल एक्वायर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट विल इंड्यूस परमानेंट डाइपोल मूवमेंट इन द मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सपोज करो मैं लिखता हूं ई नोट साइन ऑफ 2 पाई न्यू डैश इंटू टी, वे न्यू डैश इज बीम, ये लाइट थी आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी है, और इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट क्या, कितनी इंड्यूस हुई। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एल्फा इंटू ई, डेट इज एल्फा ई नोट साइन ऑफ 2 पाई न्यू डैश इंटू टी। अल्फा क्या होता था, अल्फा वाज पोलराइजेबिलिटी। क्लियर। सो अब आपका जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल नाउ बिहेव लाइक ए ऑसिलेटर which radiates electromagnetic wave of same frequency nu dash। सो हुआ क्या, देखो आपने यूवी और विजिबल लाइट को मॉलिक्यूल पे फॉल करवाया, जो विजिबल लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसने इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस किए। डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस करने से मॉलिक्यूल भी जो है ऑसिलेटर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करने लग जाएगा और सेम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करेगा। तो सेम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करने से मतलब पहली लाइन आपको पता लगी, कौन सी लाइन मिली, रैले लाइन, ठीक है। सो क्लासिकली हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस कर दी। डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस करने से इट बिहेव्स लाइक ए ऑसिलेटर विच एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी न्यू डैश। इसे मैं बोलता हूं रैले स्कैटरिंग। रैले स्कैटरिंग है तो आपके पास रैले लाइन मिली स्पेक्ट्रम में। रैले लाइन क्या होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, चेंज नहीं होती। अब ये तो बात हुई वैसी, इसके अलावा मॉलिक्यूल में अपने इंटरनल मोशंस भी हैं। इंटरनल मोशन से मतलब वाइब्रेशनल एंड रोटेशंस ऑफ न्यूक्लियाई। तो अब मुझे जो इंटरनल वाइब्रेशन और रोटेशन है न्यूक्लियाई की, वो भी कंसीडर करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जब ये वाइब्रेशन और रोटेशन आप न्यूक्लियाई की कंसीडर करोगे, इनकी मोशन से जो आपकी पोलराइजेबिलिटी है मॉलिक्यूल की अल्फा, ये वेरी करता है विद टाइम, और ये जो वेरिएशन है दैट इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नोट वी प्लस अल्फा 1 वी साइन ऑफ 2 पाई न्यू ऑसिलेशन
इंटू टी। ठीक है, जो अल्फा नॉट वी है, अल्फा नॉट वी क्या है? वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अल्फा वन वी क्या है? इट इज मैक्सिमम चेंज इन अल्फा ड्यूरिंग व्हाट? वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशन के लिए हो गया। अगर मुझे रोटेशनल के लिए लिखना है, सिमिलरली मैं रोटेशनल के लिए लिख दूंगा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नोट आर प्लस अल्फा वन आर साइन ऑफ 2 पाई न्यू रोटेशनल इंटू टी। सो इंड्यूस डायपोल मूवमेंट अगर मैं वाइब्रेशनल के केस में लूं, वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल में इंड्यूस डायपोल मूवमेंट क्या आएगी? अल्फा इंटू ई, दैट इज अल्फा इंटू ई नोट साइन ऑफ 2 पाई न्यू डैश इंटू टी। वाइब्रेशन के केस में अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज अल्फा नोट वी ई नोट साइन ऑफ 2 पाई न्यू डैश इंटू टी प्लस अल्फा वन इंटू वी ई नोट साइन ऑफ 2 पाई न्यू डैश इंटू टी साइन ऑफ 2 पाई न्यू ऑसिलेशन इंटू टी, दैट इज अल्फा नोट वी ई नोट साइन ऑफ 2 पाई न्यू डैश इंटू टी। इसमें फॉर्मूला लगा दो 2 साइन ए साइन बी का, दैट इज 1/2, क्योंकि 1/2 से 2 से डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे पहले। अल्फा वन वी ई नोट क्या आ गया? कॉज ऑफ 2 पाई न्यू डैश माइनस न्यू ऑसिलेशन इंटू टी माइनस कॉज ऑफ 2 पाई न्यू डैश प्लस न्यू ऑसिलेशन इंटू टी। ठीक है, तो ये आ गई डायपोल मूवमेंट, इंड्यूस डायपोल मूवमेंट ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन। अब मैं इंड्यूस डायपोल मूवमेंट निकालूंगा ड्यू टू रोटेशनल मोशन, वो सिमिलर आएगा पी आर, दैट इज अल्फा नोट आर ई नोट साइन ऑफ 2 पाई न्यू डैश इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा वन आर ई नोट कॉज ऑफ 2 पाई न्यू डैश माइनस 2 न्यू रोटेशनल इंटू टी, यहां 2 न्यू आएगा, माइनस कॉज ऑफ 2 पाई न्यू डैश प्लस 2 न्यू रोटेशनल इंटू टी। तो ये आपके पास इंड्यूस डायपोल मूवमेंट आ गई ड्यू टू वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन इंडिपेंडेंटली। सो इससे आपको क्या पता लग रहा है? इससे आपको ये पता लग रहा है जो इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट है, it changes not only with frequency nu dash but also with frequency nu dash minus nu oscillation and nu dash plus nu oscillation, nu dash minus 2 nu rotational and nu dash plus 2 nu rotational। सो आपके जो है, अगर स्पेक्ट्रम को नोटिस करो, स्कैटर्ड लाइट के स्पेक्ट्रम को नोटिस करोगे, यू विल ऑब्जर्व 2 वाइब्रेशनल रमन लाइंस, वाइब्रेशनल रमन लाइंस आएंगी कितने डिस्टेंस पे? एट न्यू ऑसिलेशन। मतलब आपके पास एक तो ये आ गई एट न्यू डैश, 2 वाइब्रेशनल लाइंस आई जिसे आप क्या बोलते हो? स्टोक्स और एंटी स्टोक्स, कितने डिस्टेंस पे? न्यू ऑसिलेशन पे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास रोटेशनल रमन लाइंस भी प्रोड्यूस होती हैं ऑन ईदर साइड ऑफ दिस। तो आप देख सकते हो कि आपने क्लासिकल थ्योरी से रमन स्पेक्ट्रम जो है वो ड्रॉ कर लिया, और इससे ये भी क्लियर होता है कि जरूरी नहीं है कि वही मॉलिक्यूल रमन स्पेक्ट्रम शो करेंगे जिनमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट होगी। इवन जो जैसे HCl है, HCl में तो परमानेंट डायपोल मूवमेंट है ही, लेकिन वो मॉलिक्यूल भी शो कर सकते हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी मॉलिक्यूल्स भी रमन स्पेक्ट्रम को शो करते हैं। तो अगर क्लासिकली सब कुछ शो हो रहा था तो फिर हम क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ ड्रॉबैक्स थे क्लासिकल थ्योरी के। फर्स्ट ड्रॉबैक, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी रमन लाइंस जो है, रमन लाइंस ऑन 2 साइड्स ऑफ Rayleigh line
आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। रमन ने ये जो क्लासिकल थ्योरी ये नहीं कहती कि भाई स्टोक्स लाइन जो है एंटी स्टोक्स लाइन से बड़ी है। क्लासिकली दोनों लाइंस जो है सेम इंटेंसिटी की होती हैं, बट इन एक्चुअल में क्या है, एंटी स्टोक्स लाइन इज वीक एज कंपेयर टू द स्टोक्स लाइन। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि स्टोक्स लाइन ज्यादा इंटेंसिटी की क्यों होती है एंटी स्टोक्स लाइन से। दूसरी बात, न्यू ऑसिलेशन हैज ए फिक्स्ड वैल्यू और न्यू रोटेशनल कैन टेक एनी वैल्यू। मतलब न्यू ऑसिलेशन जो है वो तो क्वांटाइज था क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, बट जो ये न्यू रोटेशनल था ये क्वांटाइज नहीं था, ये कोई भी वैल्यू ले सकता था। इसका मतलब अगर आप न्यू रोटेशनल के स्पेक्ट्रम को बनाओगे क्लासिकली, तो वो स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, वो स्पेक्ट्रम ऐसा बनेगा कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट बनेगा ही नहीं क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग तो। बट एक्चुअल में जो स्पेक्ट्रम था न्यू रोटेशनल का वो डिस्क्रीट होता है। तो ये भी ऑब्जर्वेशन के कॉन्ट्रेरी था क्लासिकल थ्योरी में। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स जो है ड्रॉबैक्स थे क्लासिकल थ्योरी के। तो इसलिए हम जो है डिस्कस करते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। ठीक है, सो क्वांटम थ्योरी में क्या है, क्वांटम थ्योरी में हमें ऑब्वियसली पता है कि क्वांटम थ्योरी में अगर आपने लाइट को रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करते हो? इन क्वांटम थ्योरी अ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बंडल ऑफ फोटॉन्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, h न्यू इंटू सी। सो जब आपकी लाइट जो है किसी मॉलिक्यूल पे फॉल की, लाइट जो है मॉलिक्यूल पे फॉल की, इसकी इंप्लीकेशन क्या है कि जो फोटोन है इट कोलाइड विद मॉलिक्यूल ऑफ स्कैटरर। स्कैटरर का मतलब जिस मीडियम से पास किया, तो फोटोन जो है वो स्कैटरर से कोलाइड किया। अब इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हैं, देखो इस कोलिजन की तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली कि ये कोलिजन जो है इलास्टिक कोलिजन हुआ। इलास्टिक कोलिजन होने का मीनिंग क्या है कि जो स्कैटरर है मॉलिक्यूल, वो जो है अपनी मेंटेन इट्स इनिशियल एनर्जी स्टेट एंड फोटोन इज scattered with its energy unchanged। तो इसमें क्या हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुई, जो स्कैटरर था, जो मीडियम था, उसकी एनर्जी चेंज नहीं हुई, उसकी एनर्जी नहीं चेंज हुई तो फोटोन भी स्कैटर हो गया बिना किसी एनर्जी के चेंज के। इस केस में क्या फ्रीक्वेंसी तो सेम रही, फ्रीक्वेंसी सेम रही तो आपके पास क्या आई, आपके पास जो मिडल वाली रैले लाइन है वो प्रोड्यूस हुई एट ए वेव नंबर न्यू। सेकेंड केस, कोलिजन इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक तो है ही, इसके अलावा जो मॉलिक्यूल था स्कैटरर मॉलिक्यूल, वो पहले अपनी ग्राउंड स्टेट पे था, ई डबल डैश पे। मैंने बताया था डबल डैश जो है ग्राउंड स्टेट के लिए यूज करते हैं। वो जो है फोटोन से कुछ एनर्जी ले लेगा और हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा ई डैश पे। ठीक है, लेट्स से ई डैश और ई डबल डैश के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो है डेल्टा ई। तो उसने एनर्जी फोटोन से ले ली, तो फोटोन की नई एनर्जी कितनी होगी, फोटोन की नई एनर्जी होगी एच सी न्यू माइनस डेल्टा ई, वे डेल्टा इज ई डैश माइनस ई डबल डैश। तो आपके पास रमन लाइन प्रोड्यूस हुई। रमन लाइन तो प्रोड्यूस हुई विद लोअर फ्रीक्वेंसी, रमन लाइन विद लोअर फ्रीक्वेंसी देन इनिशियल स्पेक्ट्रल
लाइन, ठीक है। और वेव नंबर क्या होगा, एच सी न्यू माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच सी। तो अगर आपको वेव नंबर शिफ्ट बताना है कितना है, डेल्टा न्यू जो मैंने पीछे बताया था, विच इट इज डेल्टा ई अपॉन एच सी, इतना शिफ्ट जो है हुआ टुवर्ड्स द लोअर साइड। ये हुआ इन इलास्टिक कोलिजन जिसमें मॉलिक्यूल जो है ग्राउंड स्टेट पे था। अब ये भी तो हो सकता है थर्ड पॉसिबिलिटी, कोलिजन तो इन इलास्टिक ही हुई, मॉलिक्यूल जो है वो पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में था, ई डबल डैश सॉरी ई डैश ऑलरेडी ही एक्साइटेड स्टेट ई डैश में था। उसमें इसमें क्या होगा, उस केस में ये होगा जो फोटोन है वो मॉलिक्यूल से डेल्टा ई एनर्जी ले लेगा, उससे क्या मॉलिक्यूल जो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट ई डबल डैश में चला जाएगा, वे डेल्टा ई इज इक्वल टू ई डैश माइनस ई डबल डैश। तो फोटोन की जो नई एनर्जी है वो हुई एच सी न्यू प्लस डेल्टा ई। तो इससे आपके पास क्या आई, इससे आपके पास रमन लाइन तो आई विद फ्रीक्वेंसी हायर देन द इंसिडेंट वन। तो आपके पास जब हायर फ्रीक्वेंसी है तो आपके पास एंटी स्टोक लाइन प्रोड्यूस हुई, एंटी स्टोक लाइन। और इसमें भी जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है या वेव नंबर है शिफ्ट है वो सेम है, डेल्टा ई अपॉन एच सी। तो इस सारी इससे क्या पता लगता है, पहली बात कि स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन आर सिमेट्रिकल ऑन आइदर साइड ऑफ रेले लाइन। क्यों, क्योंकि वेव नंबर सेपरेशन जो है वो फिक्स है डेल्टा ई अपॉन एच सी। दूसरी बात जो क्लासिकल थ्योरी में ड्रॉबैक था, अब आपको पता है जो मॉलिक्यूल्स इन एक्साइटेड स्टेट होंगे, पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में होंगे, वो बहुत कम होंगे एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स इन ग्राउंड स्टेट। अब आपको यह भी पता है कि जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में था उस केस में वो एंटी स्टोक्स लाइन दे रहा था, जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में था तो वो स्टोक्स लाइन दे रहा था। अब ये मॉलिक्यूल ही कम है जो एक्साइटेड स्टेट में है, इसका मतलब इंटेंसिटी भी एंटी स्टोक्स लाइन की होने की, इंटेंसिटी जो एंटी स्टोक्स की कम होगी एज कंपेयर टू दी स्टोक्स लाइन, ठीक है। तो इस वे से आपकी जो है दोनों ड्रॉबैक्स जो है वो दूर हो जाती हैं when you consider the quantum theory, clear? So अब आपके पास ना जैसे हम फ्री मॉलिक्यूल में जो एनर्जी है डेल्टा ई विच इज कैन बी आइदर एडेड टू द मॉलिक्यूल और कैन बी टेकन बाय द मॉलिक्यूल। ये एनर्जी जो है इट कैन बी वाइब्रेशनल एनर्जी ऑल्सो, इट कैन बी रोटेशनल एनर्जी ऑल्सो। तो आपके रमन स्पेक्ट्रम में दोनों ही वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रम पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। इसकी आपकी मैथमेटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम पढ़ोगे इसके मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन रूल। तो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम के लिए सिलेक्शन रूल है डेल्टा वी इज इक्वल टू, वेयर वी इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, इट इज +-1 एंड इट इज सेम एज हमने जो IR मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में पढ़ा था सेम ही है यहां पे भी, क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट यू विल डिस्कस रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है इसमें जो सिलेक्शन रूल है वो डिफरेंट है, इट इज डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 एंड +-2। और जो डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 है ये आपकी रेले लाइन को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। जे इज इक्वल टू J+2 इट कोरस्पॉन्ड्स टू स्टोक्स लाइन, और J व्हेन गोज टू J-2 इट रिप्रेजेंट
एंटी स्टोक्स लाइन। ठीक है। सो अगर आपको अब स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करना है, स्पेक्ट्रम को ड्रॉ कर लेते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। मिडल में आपके पास क्या है, जो बिल्कुल मिडल फ्रीक्वेंसी में, वो आपके पास है न्यू, डेट इज रैले लाइन। इसके अलावा राइट साइड पे आपकी एंटी स्टोक्स लाइन है। एंटी स्टोक्स लाइन में J to J-2 मतलब 2 से 2 to 0, 4 to 2 ऐसी लाइंस एग्जिस्ट करेंगी। सो वी हैव 2 to 0, 4 to 2, 4 to 2, इसके पहले ये भी तो आएगी 3 to 1, 4 to 2, 5 to 3, 6 to 4। तो आपके पास ये एंटी स्टोक्स लाइन आई, और ये एंटी स्टोक्स लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, पहली वाली पे जो है 6b, फिर 4b, फिर अगला भी 4b। ये आपने रोटेशनल के केस में जो पढ़ा है वही सेम चीज है। सिमिलरली अगर स्टोक्स बनानी है तो उसमें क्या होगा, 0 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 3 to 5 एंड 4 to 6। तो पहली वाली लाइन जो है वो, उसका जो डिफरेंस है वो 6b है और बाकियों का 4b है। तो ये आपका रमन स्पेक्ट्रम जो है वो हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है। सो नेक्स्ट जो है अब हमारा एक ही टॉपिक रह गया छोटा सा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है। थैंक यू।